अगर कभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और सिस्टम पर लगने वाली अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास ससुरा रेस्ट पर ही रहता है। अगर बंदूक को फायर करते हैं, ठीक है ना, फायर करते हैं तो क्या होता है, बुलेट आगे जाती है, बुलेट आगे जाती है यानी गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे आती है। तो बच्चों याद रखना, जब आप 90 का मोमेंटम लिखते हो और जब ट्रॉली का मोमेंटम लिखते हो, दोनों एक ही फ्रेम से लिखोगे। ये नहीं कि आपने 90 का मोमेंटम लिख दिया किससे, ट्रॉली के फ्रेम से। यानी अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड सीधा सीधा दौड़ते चला जाऊं, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज होगी? होगी क्या? नहीं होगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार लेक्चर। बच्चों आज का जो लेक्चर है वो अपने पास सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर में जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था बच्चों। उसमें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। यह भी देखा था कि अगर कभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और सिस्टम पर लगने वाली अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास ससुरा रेस्ट पर ही रहता है। और इससे रिलेटेड हमने खूब सवाल भी किए थे। हम लोगों ने निब्बा निब्बी वाला सवाल भी किया था, प्लैंक वाला सवाल भी किया था, 2 स्फीयर कोलाइड कर रहे थे वाला सवाल भी किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी और हम लोगों ने आखिरी में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, उसी चर्चा को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत धमाकेदार टॉपिक पढ़ेंगे। भाई धमाकेदार इसलिए बोल रहा हूं कि सच में धमाका है, बॉम्ब एक्सप्लोजन। भैया दिवाली पटाखे चलाए होंगे, आजकल तो वैसे बैन चल रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो चलाए होंगे। सुतली बम, मुर्गा बम, दहमार और ये लक्ष्मी बम, कुछ ना कुछ तो चलाया होगा भाई, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्या देखेंगे, कुछ सवाल देखेंगे, कुछ कंसेप्ट देखेंगे कि अगर कोई बम फटता है तो कैसे फटता है, क्यों फटता है और फटने के बाद क्या क्या होता है, वो सब चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है ना। भाई छोड़े होगे ना बम, ठीक है ना। कई लोग तो हीरो बन के ऐसे हाथ में छोड़ रहे हैं ताड़ से, ठीक है ना। 10-12 बार तो काम कर जाता है, 13वीं बार हाथ में छूटता है, फिर पट्टी लगाए घूमते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है। बचपन में जब हीरो बनते हैं तो ऐसे ही होता है, जो ज्यादा हीरो बनता है, ठीक है ना। सब हीरो की एक ही बार निकल जाती है। चलो तो आज हम लोगों ने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और पढ़ना है बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अगर तो किसी भी सिस्टम पर, अब सिस्टम में जितने नंबर मर्जी पार्टिकल्स हो सकते हैं, आपकी श्रद्धा है जितने मर्जी पार्टिकल दिए। अब ये नहीं कि साला क्वेश्चन में 2 ही पार्टिकल दिए अपनी तरफ से, सर ने बोला था आपकी श्रद्धा है तो दबादब अपनी तरफ से 4-5 और ले लिए, ना 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 ना, क्वेश्चन में जितने दिए उतने ही। कहने का मतलब है कि कितने मर्जी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो अगर मैंने बोला एक सिस्टम है, सिस्टम में जितने मर्जी पार्टिकल हो अपने पास, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 50 हो, अनगिनत हो, ठीक है ना। तो उस सिस्टम पर लगने वाली फोर्स, उस सिस्टम पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, उस सिस्टम पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उस सिस्टम का क्या कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम। उस सिस्टम का क्या कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम। यानी कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर क्या है, 0 है, यानी कि शून्य है, सन्नाटा है, तो भैया उस सिस्टम का क्या कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, या बोल लो कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट और कंजर्व मैंने बताया था ना, एक ही टर्म है, ठीक है ना। आधे बच्चे तो ये समझ नहीं पाता, सर कांस्टेंट बोल रहा है आप तो कंजर्व बोल रहे हो। बेटा कांस्टेंट कंजर्व दोनों एक ही टर्म, ठीक है ना। अंग्रेजी में ना ज्यादा फंसना, पता चला साला अंग्रेजी में फंस गए और सवाल ही नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो अपने को और क्या समझ आता है, अगर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है तो मैं बोल सकता हूं कि जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो पहले था वही बाद में भी है, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का वही क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम भी रहेगा सिस्टम का, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो समझ लग रही है बात को, ठीक है। तो ये थी अपनी कहानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतना ही सा है, इतना ही सा है।
लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया निकल के आते हैं। अब देखो क्या निकल के आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है ना। अरे बंदूक तो चलाए होगे, हैं? बंदूक तो चलाए होगे, घंटा चलाए होगे। तो भाई देखो होता क्या है, आप लोगों ने क्या पता रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वाले सवाल कर रखे हो पहले, ठीक है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में करे होंगे, तो वहां पर भी आपने इस चीज के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, सवाल भी करे होंगे। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड सवाल, गन और बुलेट वाले सवाल यहां पर भी आपको सेंटर ऑफ मास में मिलेंगे। तो जिनको आता है बहुत बढ़िया, उम्दा, जिनको नहीं आता चुपचाप ध्यान से शांति से पढ़े। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होता है? अपने को पता है एक बंदूक है अपने पास, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अगर बंदूक को फायर करते हैं, ठीक है ना, फायर करते हैं तो क्या होता है, बुलेट आगे जाती है, बुलेट आगे जाती है, यानी गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे आती है। तो बंदूक जिस वेलोसिटी से पीछे आती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो बंदूक बना देते हैं, बंदूक मेरी लैला, बनाओ भाई बंदूक बनाओ। तो जे बनाई मैंने बंदूक, ठीक है ना, इसे आप जो मर्जी मान लो, ठीक है। ये अपने पास, सर ये तो देसी कट्टा बन गया, देसी कट्टा अपना, ठीक है। वैसे भी आजकल वैसे फेमस हो रखे हैं हमारे कानपुर में, वैसे बहुत फेमस है देसी कट्टे। कुछ नहीं होता, क्या करना होता है, 1000 रुपए का मिल जाता है कहीं पे भी, ठीक है। नल की टूटी नहीं होती, नल की टूटी, उसके पाइप से बन जाता है आराम से देसी कट्टा, 1000 रुपए में बिक रहा होता है, ठीक। तो बेटा ये समझो अपने पास एक देसी कट्टा है, ठीक है ना, देसी कट्टा है, इसमें पड़ा हुआ है एक गोली, ठीक है। लेकिन बेटा इन कट्टों की ये खास बात होती है, ये मार तो देते हैं पक्का, ये मार तो देते ही है, ठीक है ना, लाइफ टेकिंग मटेरियल होते हैं बेटा, लाइफ चेंजिंग मटेरियल, ठीक है ना। एक बार ट्रिगर दबाया और एकदम आदमी को लाइफ से डेथ में कर देते हैं। लेकिन ये समझ नहीं आता कि किसको, सामने वाले को कि जो चला रहा उसको। समझ गए होगे, ठीक है। तो देसी कट्टा 1000 रुपए का है, हाथ में भी फट सकता है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक देसी कट्टा है, ठीक है। इस कट्टे का या बोलो गन का जो मास है उसको कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है ना। और जो बुलेट है, बुलेट गोली, ठीक है ना, बुलेट गोली। और बेटा अगर यहीं पर तुम अगर साउथ इंडियन मूवी देख रहे हो, पता गोली क्या बोलते हैं, फौलाद की औलाद, फौलाद क्या लोहा, ठीक है ना, फौलाद की औलाद। तुमने देखा नहीं फास्ट एंड फ्यूरियस को, देखो भाई हिंदी में डब करा तो कैसे आता है, रफ्तार का जुनून, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर तुम वही साउथ इंडियन मूवी देख रहे होते ना, तो वहां पे ऐसे गोली फौलाद की औलाद, ठीक है। तो बुलेट अपने पास यानी कि गोली, गोली का मास मान लेते हैं कितना, गोली का मास मान लेते हैं कितना माने बताओ, स्मॉल मास मान लेते हैं, बुलेट मास मान लेते हैं स्मॉल, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि अब हुआ क्या, ट्रिगर दबाया, ठीक है। तो जैसे ट्रिगर दबाया तो बंदूक के अंदर जो भी पिस्टन होगा जो कि ठा करके बुलेट को मारेगा, तो बुलेट के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, आगे की तरफ। अरे बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, तो भाई न्यूटन का थर्ड लॉ तो क्या होगा, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो तो लागू होगा ही होगा। अगर गन ने बुलेट के ऊपर आगे की तरफ लगाई फोर्स, तो बुलेट गन के ऊपर फोर्स किधर लगाएगी, पीछे की तरफ, पिछोंडे, पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए अपनी जो बुलेटवा है वो आगे जाती है और जो गन है वो पीछे जाती है। समझ लग रही है बात? अब भाई बोला क्या गया कि जो बुलेट है समझो निकल गई, ठीक है, बुलेट निकल गई और कितनी वेलोसिटी से जा रही है, समझो बुलेट निकल गई और जा रही है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, ठीक, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से।
और जो गन है वो पीछे जाएगी, कितनी वेलोसिटी जाएगी, मान लेते हैं वो जाती है v डैश वेलोसिटी से। तो बच्चों ये जो v डैश है यही क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो v डैश क्या है अपने पास, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है। अब हमको ये रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब एक चीज बताओ, सिंपल सी कंसेप्चुअल बात है, अगर मैं अकेले सिर्फ इस बुलेट को देखूं, तो अकेले इस बुलेट को अगर मैं देखूं, गोली को देखूं, तो इस बुलेट के ऊपर फोर्स लग रही है, तो मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकता, फोर्स है कुछ। अगर अकेले गन को देखूं तो गन के ऊपर भी फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, तो अकेले गन के अकॉर्डिंग में मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, दोनों को क्या मान लूं, सिस्टम, यानी कि बुलेट प्लस गन दोनों को एक साथ देखूं, दोनों को एक साथ देखूं, तो भैया ये दोनों फोर्सेस कट जाएंगी। तो नेट फोर्स क्या हो गई सिस्टम पर, नेट फोर्स क्या हो गई सिस्टम पर, 0। तो अब आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। तो बेटा कई बार ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मोमेंटम कंजर्व करें तो करें कैसे, तो आपको अपनी बुद्धि, अपना भेजा, अपना दिमाग, ठीक है ना, चलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किन किन चीजों को मैं सिस्टम मानूं कि नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है ना। अगर आप अकेले बुलेट को ले तो बुलेट के ऊपर फोर्स लग रही है, गन को लेते अकेले तो गन के ऊपर फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, लेकिन अगर दोनों को लो तो नेट फोर्स क्या हो रही है, 0। तो इसलिए बुलेट प्लस गन को क्या लिया है मैंने, सिस्टम। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो भाई, हमको पता चल गया नेट फोर्स 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किसका, सिस्टम का। अब बताओ इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है। अब एक चीज बताओ, चलाने से पहले, फायर करने से पहले, फायर करने से पहले तो भैया दोनों रेस्ट पे थे, दोनों किस पे थे, रेस्ट पे थे, गोली भी रेस्ट पे थी, गन भी रेस्ट में थी। तो हम लोग जब सिस्टम ले रहे हैं तो बुलेट और गन दोनों को देख रहे हैं, तो जो बुलेट का मोमेंटम था वो भी 0 था, गन का मोमेंटम वो भी 0 था। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखना अपने को। अब एक चीज बताओ, जब चला दी आफ्टर फायरिंग, भैया जो फाइनल मोमेंटम लिख रहे हो ये कब लिख रहे हो, आफ्टर फायरिंग। कब लिख रहे हो, आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना। तो फायर करने के बाद जो बुलेट निकली कितने से निकली, V से, किधर गई, आगे की तरफ गई, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। गन पीछे की तरफ गई, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया जो गन है वो कितने मोमेंटम से गई, गन कितने मोमेंटम से गई, पीछे जा रही है गन, कितने मोमेंटम से जा रही है, गन का मास कैपिटल M, गन की रिकॉइल वेलोसिटी V डैश, और पीछे की तरफ जा रही है तो -m V डैश। बुलेट किधर जा रही है, आगे जा रही है, कितने मोमेंटम से जा रही है, बुलेट का मास स्मॉल m, बुलेट की वेलोसिटी कैपिटल V, तो और आगे की तरफ जा रही है m इंटू V। तो इधर से आप इजीली निकाल सकते हो भैया, जो रिकॉइल वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी mv अपॉन कैपिटल M। दिस इज द आंसर। अब भाई साहब सवाल ये आसान है, ये सवाल आसान है, ठीक, ये सवाल आसान है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लोग एक जल्दी से सवाल भी कर लेते हैं ताकि तुम लोग करके आगे बढ़ो। इसके बाद इसके ऊपर एक अच्छा सवाल कराऊंगा, ठीक है, इसी गन वाले के ऊपर एक अच्छा सवाल कराऊंगा। देखो, अ बुलेट वेइंग 50 ग्राम लीव्स द गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक बुलेट है, 50 ग्राम की बुलेट है, ठीक है ना, गन को लीव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकंड से, यानी कि जो बुलेट की वेलोसिटी है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ बुलेट कितना है, स्मॉल m कितना है, ये अपने पास 50 ग्राम, ग्राम है, तो इसको कर लो केजी में, तो कितना 0.05 केजी। सर ये तो क्या एकदम लुल्ल था। इफ द रिकॉइल स्पीड, वो रिकॉइल वेलोसिटी एक तरह से, इम्पार्टेड टू द गन इज 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आपने गोली दागी, गोली आपने गोली दागी, आगे की तरफ गई गोली, गन किधर गई, पीछे की तरफ, गन पीछे की तरफ कितने से गई, 1 मीटर पर सेकंड से, यानी कि V डैश रिकॉइल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकंड, वैल्यू दे रखी है एक तरह से, ठीक है। डायरेक्शन तो हमको पता ही है। द मास ऑफ द गन इज, तो पूछा गया मास ऑफ द गन क्या होगा, तो हमको पता है सर, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, V डैश mv अपॉन m, ठीक है ना। तो V डैश की वैल्यू क्या होती है, mv अपॉन m,
ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मास ऑफ द गन, कैपिटल एम पूछा गया है, तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, यहां से कैपिटल एम की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एम वी बाय वी डैश। ठीक है, जल्दी बताओ स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 0.05, वी की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाय वी डैश की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से बता दो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1.5 kg, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये तो था एकदम लुल्ल सवाल, लेकिन ऐसे सवाल भी नीट में कभी कभी आ जाते हैं। नीट का लेवल आजकल बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, बस आपने सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो भाई, अब देखो सवाल में और क्या पूछा जा सकता है, वही है, वही अपना बंदूक वाला सवाल है। ठीक है, ये अपने पास बंदूक है, ये कट्टा समझ लो, जो मर्जी समझना बोल लो। वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, देख ही रहे हो गए, हमारे तो वैसे भी यूपी कानपुर में तो शगुन होता है, ये नहीं चलाई तो तब तक शादी थोड़ी नहीं। ठीक है, तो अपने पास बुलेट है स्मॉल एम मास की, गन है कैपिटल एम मास की। इस बार सवाल में आपसे रिकॉइल वेलोसिटी ही पूछी है, लेकिन सवाल में बुलेट की वेलोसिटी नहीं गिवन, क्या दे रखा है मजल वेलोसिटी। अब कभी कभी सवाल में ऐसा लिखा होगा मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या दे रखा है, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज v मीटर पर सेकेंड, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज v मीटर पर सेकेंड। अब सर जी मजल वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, पहले तो हमने बुलेट की वेलोसिटी पढ़ी थी कि भैया अगर हमने फायर किया, ट्रिगर दबाया, बुलेट गई बाहर, तो उसकी वेलोसिटी v होती थी, लेकिन आपने यहां पे मजल वेलोसिटी बोल दिया। मजल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा, मजल वेलोसिटी, जो मजल वेलोसिटी होती है, दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट नहीं होती है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट नहीं होती। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जिसने ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट मान के रिकॉइल वेलोसिटी निकाल दी, जिसने मजल वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ बुलेट मान के रिकॉइल वेलोसिटी निकाल दी, रिकॉइल वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है v डैश। अगर जिसने मजल वेलोसिटी यानी कि इस v को वेलोसिटी ऑफ बुलेट मान के आंसर निकाल दिया, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल दिया, तो उसका आंसर गलत है। कई बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि सर मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज v मीटर पर सेकंड, रिकॉइल वेलोसिटी पूछी है तो वो आंसर निकाल देते हैं v डैश इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल V बाय कैपिटल M। दिस इज, अरे गलत है भाई, समझ लग रही बात आपसे। ये जो v है, ये जो v है, ये आपको मजल वेलोसिटी दे रखा है, ना कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब मजल वेलोसिटी होता तो होता क्या है, मजल वेलोसिटी होता है अपने पास, मजल वेलोसिटी ये होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सर जी अभी तो बोले थे वेलोसिटी ऑफ बुलेट नहीं होता, अरे सुन तो बोले पूरा आगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। देखो भाई बाकी जगह फायरिंग बोला जाता है, हमारे यूपी में फायरिंग बोला जाता है, ठीक है ना, आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना। ऐसे बोला दो ठुप फायर कर दो, तो भैया चचा जाते हैं शादी में, दो थाड़ थाड़ दो ऊपर मारते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है हमारे पास। तो मजल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग, यानी कि जो मजल वेलोसिटी होती है ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट होती है विद रिस्पेक्ट टू गन। किसके रिस्पेक्ट में, गन के रिस्पेक्ट में आफ्टर फायर। यानी कि आपने गोली चलाई, ठीक, गोली गई आगे, गन गई पीछे, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर ये होती है। तो बेसिकली यहां पर ये जो चीज है, ये जो चीज है v, ये है क्या मजल वेलोसिटी, और ये है क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, ये है, ना कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट। समझ लग रही है बात। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। अब देखो हमको पता है सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, हम लोग क्या लिखते हैं,
हमको तो पता ही है सर जी, रिलेटिव तो थोड़ा बहुत आता है, ये तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, हमें क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड करनी है। अब सवाल में तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दे रखा है, सवाल में मजल वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेटरी क्या दे रखी है, मजल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दे रखी है। हमको क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन को इस साइड ले आओ, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू v प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। अब भाई वेलोसिटी ऑफ गन, गन तो किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, पिछोंडे जा रहा है, पिछोंडे, ठीक है ना, और किधर है, पीछे की तरफ नेगेटिव ले रखा हमने, आगे की तरफ वैसे ही पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आ रहा है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगा v, वेलोसिटी ऑफ गन क्या है v डैश, ये आया अपने पास पर वेलोसिटी बुलेट, समझ आया। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज नॉट v, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हियर इज v माइनस v डैश, क्योंकि ये जो v है ये मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, ये क्या है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, बुलेट है, बुलेट है, ठीक है ना भाई, ये चीज क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, अपने को पता है मोमेंटम तो कंजर्व करना आता ही अपने को, इतना तो पता ही है कि ये क्या होगा, गन ने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाई होगी, तो बुलेट ने गन के ऊपर फोर्स इधर लगाई होगी। अगर पूरे का सिस्टम मान लूं तो मोमेंटम तो कंजर्व है ही, ठीक है ना, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो भाई। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, ठीक है। अब इनिशियली जब फायर करने से पहले दोनों ही भाई रुकी हुई थी, बुलेट और गन। फायर करने के बाद क्या हुआ, गन गई पीछे की तरफ, गन गई पीछे की तरफ, कैपिटल एम मास की गन है, v डैश वेलोसिटी से गई पीछे की तरफ, तो मोमेंटम नेगेटिव में आएगा, पीछे की तरफ गई ना, पीछे की तरफ, तो माइनस एम वी डैश, ठीक है। फिर प्लस, अब किसका मोमेंटम लिखेंगे, बुलेट का मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है ना। तो बुलेट का मास स्मॉल एम, भैया ये फायर करने के बाद लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो बुलेट का मास स्मॉल एम। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट v है कि v माइनस v डैश है, v माइनस v डैश है, v माइनस v डैश। बेटा बहुत तसल्ली से पढ़ाया इसको मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलती हो जाती है इसमें, ठीक है। तो अब इधर से निकाल लो भाई, एम वी डैश इक्वल्स टू एम वी माइनस एम वी डैश, ठीक है भाई। तो बताओ, तो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी, तो v डैश की वैल्यू एम वी अपॉन m प्लस कैपिटल। बेटा कई बार नीट में बच्चे इसका सवाल गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब ही समझ नहीं आता कि सवाल में पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। तो ये है इस बार रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो क्या ये वाला आंसर इस वाले आंसर के बराबर है, देखो इसका आंसर क्या है, एम वी अपॉन कैपिटल एम, इसका आंसर क्या है, एम वी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको आंसर याद रहेगा, आपने करना जो पुराना वाला आंसर था, अगर मजल वेलोसिटी दी जाए तो आपने कुछ नहीं करना, आपको जो पुराना वाला आंसर था उसमें नीचे स्मॉल एम और ऐड कर देना। क्या करना है, स्मॉल एम और ऐड कर देना है, स्मॉल एम और ऐड कर देना है। ये मेरे ससुरे बाल कहां भाग रहे हैं, ठीक है ना, सीधा हो जाओ बेटा। चलो भाई, इतनी चीज क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? तो भाई जल्दी से एक सवाल देख लो, क्या है अपने पास सवाल देखो, मैंने अपने हाथों से लिखा है, जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा इसका। क्वेश्चन क्या है, अ गन ऑफ मास 5 kg, 5 किलो की गन है, 5 किलो की गन है, राइफल है, लंबी दुनाली, ठीक है ना, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम की बुलेट अपनी छुटंकी सी। इफ द मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकंड, क्या दे रखा है, मजल वेलोसिटी दे रखी है, ना कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देन फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर मजल वेलोसिटी दे रखी है तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है अपने पास, स्मॉल m इंटू वी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल। अरे यही होता है ना भाई, इज क्लियर है। तो भैया स्मॉल m क्या है अपने पास, 50 ग्राम है, 50 ग्राम को केजी में करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.05। अरे भाई इतना ही तो केजी होगा, ठीक है,
0.05 इंटू वी, वेलोसिटी कितनी है 100, डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब रे भाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हो जाएगा 5 kg प्लस 50 ग्राम। अरे यार इतना गंदा बनना है ये, चलो कर लेते हैं, क्या जाता है 5 प्लस 0.05, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखो ऊपर जब करोगे तो ऊपर से क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 2.05, ठीक है, 100 इंटू 0.05 और नीचे आ जाएगा 5.05। ठीक है प्रभु, तो पॉइंट से पॉइंट मार दिए, 5 से गया 101, तो कितना आ गया आंसर 100/101 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिए हैं ताकि तुम लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखो क्या मास्टर तुम्हारे लिए कितना सोचता है। ठीक है, सी ऑप्शन। मुद्दे की बात आपको समझ में आना चाहिए कि करते कैसे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक, तो ये था अपने पास गन वाले सवाल जो कि आपको निश्चित तौर पर आने ही आने चाहिए। ठीक है, आते हैं सवाल, फंसते हैं, हर साल कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे सवाल बन जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, अब देखो, अब और आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, जैसे समझो अपने पास एक ट्रॉली है, ट्रॉली। ठीक है, ट्रॉली क्या है, ट्रॉली मान लेते हैं, एक ट्रॉली दिखाई पड़ रही है सबको। ये जो ट्रॉली है इसका मास है कैपिटल। ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली का मास कितना दे रखा है कैपिटल। इसके ऊपर अपना एक लौंडा चढ़ा हुआ है एकदम। ठीक है, ऐसे ये अपना निब्बा है, ये बॉय कूल डूड है एकदम। ठीक है ना, वैक्स एक्स लगा के एकदम बालों में, ठीक है, खड़ा एकदम ऐसे। ठीक है, तो अपने पास ये जो निब्बा है ये क्या है, ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है, निब्बे का मास है स्मॉल m। अभी ना ट्रॉली चल रही है ना निब्बा चल रहा है, दोनों रेस्ट पे, दोनों क्या है रेस्ट। अब होता क्या है, होता यह है कि भाई ये जो निब्बा है ये क्या करता है, ये भागने लग पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। कितनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी बताओ, मान लेते हैं u वेलोसिटी। ठीक है, समझ लग रही बात। एक निब्बा है, ट्रॉली के ऊपर खड़ा था, मस्त पहले ऐसे खड़ा होता, देख रहा था ऐसे ऐसे करके इधर उधर। ठीक है, ठीक है, सब कुछ देख रहा था, एकदम से उसको सनक चढ़ी और वो u वेलोसिटी से भागने लग पड़ा। अब ये जो u वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ निब्बा नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, वेलोसिटी ऑफ निब्बा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ निब्बा विद रिस्पेक्ट टू, कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये ससुरा u की रफ्तार से भाग रहा है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ससुरा u की रफ्तार से भाग रहा है। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है, यानी कि ट्रॉली के ऊपर ये u की रफ्तार से भाग रहा है, इतनी चीज क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, अगर निब्बा आगे की तरफ भागेगा तो ट्रॉली किधर जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रॉली है ये कितनी वेलोसिटी से, समझो v डैश से जाती है पीछे, तो कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी। तो हमको क्या फाइंड करना है, v डैश फाइंड करना है। इतनी चीज क्लियर है कि समझ लग रही बात। क्वेश्चन क्या, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब खुद सोचो, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, जब निब्बा क्या करेगा, आगे दौड़ रहा होगा, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो भाई तो निब्बे के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ट्रॉली के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा, निब्बा आगे जा रहा है,
ट्रॉली पीछे जा रही है, तो अगर मैं दोनों का सिस्टम मानूं तो आपको फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो कट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म खत्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस सिस्टम पर यानी कि निब्बा और ट्रॉली इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जब निब्बा दौड़ रहा है, बताओ। अभी निब्बा इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, ट्रॉली भी रेस्ट पे थी, दोनों रुके हुए थे। एकदम से निब्बा दौड़ने लग पड़ता है डग 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 करके, दुन 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 राकेश की तरह, ठीक है। तो जब निब्बा दौड़ रहा है ट्रॉली के ऊपर, ठीक है, तो निब्बे के पैरों के ऊपर फ्रिक्शन, ट्रॉली पे फ्रिक्शन। लेकिन अगर दोनों को सिस्टम मान लूं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, बताया था ना पिछले लेक्चर में कैसे, ठीक। तो अगर नेट फोर्स 0 हो रही है, नेट फोर्स 0 हो रही है, तो मेरे को एक चीज बताओ, नेट फोर्स 0 हो रही है तो एक चीज बताओ, क्या मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, यही तो होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके पैरों पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा तो ट्रॉली पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। अगर मैं दोनों का सिस्टम कंसीडर करूं, दोनों को सिस्टम कंसीडर करूं तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन मर गए, फ्रिक्शन फ्रिक्शन मर गए, तो नेट फोर्स सिस्टम पर 0, नेट फोर्स सिस्टम पर 0, इसलिए मोमेंटम कंजर्व है, ठीक। अब देखो अपने को कुछ नहीं करना, अब अपने को बस मोमेंटम कंजर्व करना है, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्यों कोई चीज आगे जा रही है, क्यों कोई चीज पीछे जा रही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अगर निब्बा आगे दौड़ के जा पा रहा है ट्रॉली पर, तो क्यों जा पा रहा होगा? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है ना, उसके पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है। और अगर ट्रॉली क्या कर रही है, पीछे जा पा रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। लेकिन अगर दोनों को ले तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन मर गए, यानी कि नेट फोर्स 0 हो गई। दोनों को एक साथ ले लूं सिस्टम तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन मर गए, नेट फोर्स 0 हो गई, यानी कि मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन किसका? निब्बा प्लस टिरोली। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? निब्बा प्लस टिरोली, कोई डाउट? बताओ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पहले निब्बा और ट्रॉली दोनों रेस्ट पे थे, तो निब्बा का मोमेंटम भी 0 और ट्रॉली का मोमेंटम भी 0। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एकदम से दौड़ने लग पड़े, तो निब्बा को कितने दौड़ने लग पड़ा? u की वेलोसिटी से। लेकिन बताओ ये जो u वेलोसिटी है, ये क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? ग्राउंड है? नहीं। ये जो v डैश है, ये क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? तो बच्चों याद रखना, जब आप निब्बे का मोमेंटम लिखते हो और जब ट्रॉली का मोमेंटम लिखते हो, दोनों एक ही फ्रेम से लिखोगे। ये नहीं कि आपने निब्बे का मोमेंटम लिख दिया किससे? ट्रॉली के फ्रेम से, यानी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। भाई ट्रॉली की वेलोसिटी u थी, तो भैया आपने लिख दिया स्मॉल m इंटू यू, और जब ट्रॉली की बात आई तो आपने लिख दिया m इंटू वी डैश। भाई वी डैश तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन u थोड़ी ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, u तो किसके रिस्पेक्ट में है? इसकी वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो आपको निब्बे की वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में देखनी है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जो u है अपने पास, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ निब्बा विद रिस्पेक्ट टू क्या? ट्रॉली। तो हमें तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो भाई क्या करेंगे हम लोग? तो वेलोसिटी ऑफ निब्बा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ निब्बा माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। भाई सिंपल, ठीक है, ये तो होगा। अब एक चीज बताओ, वेलोसिटी ऑफ निब्बा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है? इधर इधर पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर नेगेटिव ले लेते हैं साइन के साथ। इधर है u, हमें तो वेलोसिटी ऑफ निब्बा चाहिए, यानी विद रिस्पेक्ट टू, यही तो होता है वेलोसिटी ऑफ निब्बा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ निब्बा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चाहिए। माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि v डैश। तो बताओ इधर से वेलोसिटी ऑफ निब्बा कितना निकल के आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ निब्बा किधर कितना निकल के आ रहा है? देखो भाई जल्दी से देखो, वेलोसिटी ऑफ निब्बा कितना निकल के आएगा? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी ऑफ निब्बा आएगा वो आ जाएगा अपने पास u माइनस वी डैश। कितना आएगा? u माइनस वी डैश। यानी कि जो निब्बा है वो ट्रॉली के ऊपर u से दौड़ रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वेलोसिटी क्या है? u माइनस वी डैश। u माइनस वी डैश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब आपने क्या किया? वेलोसिटी ऑफ निब्बा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया। अपने को वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है,
अब आप क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम लिखोगे। तो बेटा जब भी आप इनिशियल मोमेंटम लिखते हो या फाइनल मोमेंटम लिखते हो, सेम फ्रेम से लिखते हो, हमेशा याद रखना सेम फ्रेम से। ये नहीं कि निब्बे की वेलोसिटी दे रखी है आपको ट्रॉली के हिसाब से और ट्रॉली की दे रखी है ग्राउंड के हिसाब से, आपने लिख दिया, आंसर गलत हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि सर मैंने किया m इंटू यू, क्योंकि निब्बा आगे जा रहा है प्लस डायरेक्शन में, तो m इंटू यू हो गया इसका मोमेंटम। ट्रॉली पीछे जा रही है तो लिख देते हैं m इंटू वी डैश। तो गलत है, ये गलत है, क्योंकि u क्या है, किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। वी डैश किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अपने को या तो दोनों कर लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या दोनों कर लो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। ये नहीं कि ग्राउंड ट्रॉली ग्राउंड, ऐसा नहीं, दोनों सेम, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल ली भाई निब्बे की। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निब्बे की कितनी आई, u माइनस वी डैश। अब कितनी आई, तो निब्बा का जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा अपने पास, वो क्या हो जाएगा, m, उसका मास है स्मॉल m, इंटू कितने से भाग रहा है, u माइनस वी डैश से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। अब जो ट्रॉली भाग रही है माइनस कैपिटल M इंटू वी डैश। तो यहां से निकालो भाई वी डैश कितनी आई, अरे मच्छर भाग जाए यहां से भाई, सब डॉट डॉट मारेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास इधर जाएगा, ये सेम ही आंसर आ जाएगा अपने पास। वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। उम्मीद है आप लोगों को चमका होगा क्या बोला है मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि भैया एक इंसान ट्रॉली के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, एकदम से दौड़ने लग पड़ता है किसी स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो बताओ ट्रॉली की रफ्तार क्या होगी, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपको खूब देखने को मिलेंगे। समझ आया कैसे किया, ठीक। तो अब देखो इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं भाई। अब ये वाला सवाल तो मैंने करा ही दिया है। अब मैन ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ प्लैंक, एक प्लैंक दे रखा है ट्रॉली की जगह, ठीक है ना, फट्टा, प्लैंक आने फट्टा, तो मच्छर मर जाएगा भाई, वैसे भी तुम्हें जान कहां होती, हट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक फट्टा है, ठीक है, इसका मास कैपिटल M है, इसके ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैन ऑफ मास M स्टार्ट्स मूविंग, चलना शुरू कर देता है प्लैंक के ऊपर विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यानी कि ये जो वेलोसिटी है, जैसे मैंने भी बताया था पहले, जो u था निब्बे का, वो किसके रिस्पेक्ट में था, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। वैसे ये v वेलोसिटी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप ये चीजें नहीं देख रही ना तो आप क्या करते हो बेटा। एक चीज बताऊं मैं आपको, नीट का जो एग्जाम होता है ना, आप तो देखो 50-50 सवाल आ रहे हैं। अब उस 50 सवालों में 30 या 35 सवाल ऐसे होंगे जो कि मोस्टली बच्चे कर लेंगे, यानी कि 90% बच्चा, 80-90% बच्चा कर लेगा, इतने टफ नहीं आते। लेकिन वो जो एंड के जो अपने पास बचते हैं 15 से 10 सवाल, वही तय करते हैं कि आपकी रैंक कितनी आएगी, आपकी रैंक कितनी आएगी, ठीक है ना। अब वो सवाल सब इनमें आते हैं जिनमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लग रहा होता है, ठीक है ना, मोमेंटम का कंसेप्ट लग रहा होता है, ठीक है ना। तो ये वो अच्छे सवाल हैं जिनमें क्या होता है, अपने पास कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, ठीक है। ये बताती हैं कि आपको, वही तो क्रीम को सेपरेट करती है भाई, क्रीम को सेपरेट करती है, क्रीम बच्चों को, जिनके है ना 650 प्लस नंबर आते हैं 720 में से, या 600 प्लस आते हैं, जिनको बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिलते हैं, जिनके 650 प्लस आते हैं, ठीक है ना, वो यही बच्चे ये जो सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जनता 650 से नीचे वाली रहती है, ठीक है। बच्चे तो आपको मिलेंगे, हर टाइप का बच्चा मिलता है बेटा, किसी के 500 नंबर भी आते हैं, किसी के 480 भी आते हैं, किसी के 600 भी आते हैं, किसी के 720 में 720 भी आते हैं, ठीक। तो बस डिफरेंस यही होता है कि आप कौन से वाले सवाल पेपर के प्रेशर में बैठकर कर पा रहे हैं। अगर आपको ये सब पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं पता, तो कहां से कर पाओगे, घंटा कर पाओगे कुछ वहां पे, ठीक है ना, समझ लग रही। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको ये कंसेप्ट भी समझना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी दे रखी है प्लैंक के रिस्पेक्ट में दे रखी है, ठीक है। If the plank lies on a smooth horizontal surface, ये नीचे स्मूथ है, कुछ है नहीं, ठीक है। Then velocity of plank with respect to ground, ये देखो हमसे ये पूछा है कि भाई प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी, v डैश। अभी निकाल चुके इस टाइप का सवाल, क्या आया था आंसर, v डैश इक्वल्स टू क्या आया था, ये आदमी की क्या है, स्मॉल m मास मान लेते हैं, ठीक है ना, दे रखा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू वी अपॉन स्मॉल m
प्लस कैपिटल। इतनी चीज क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो, अब इसी में अगर अपने पास वैल्यूज दे दी जाए तो भी कर सकते हो भाई। अब मैन ऑफ मास 20 kg स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ 10 kg केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ मस्त चिकनी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक फट्टा पड़ा हुआ था। उसके ऊपर क्या करता है, एक आदमी भागना शुरू कर देता है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितनी रफ्तार से? 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है ना। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा अंडरलाइन करो बेटा, जब भी आप पेपर दोगे नीट का, तो मैं बताता हूं, एक हैबिट डाल लो। आपका पेपर क्या होगा? पेन पेपर वाला पेपर होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको लाइन कर लिया करो। जैसे अ मैन ऑफ मास 20 kg स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन अ स्मूथ, भी इंपॉर्टेंट है भाई, नीचे स्मूथ है, ठीक है। द मैन स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ताकि आप जब गलती से भी अगर आप सिली मिस्टेक करने जाओ तो आपके सामने हो कि भाई आपने क्या क्या अंडरलाइन किया था। समझ लग रही बात? अब गलती से भी गलत ना ले लो, ठीक है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि खुद सोचो, जब आदमी आगे दौड़ेगा तो प्लेटफॉर्म पीछे आएगा, ठीक है। तो इसी को रिकॉइल बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि रिकॉइल वेलोसिटी, सर हमने रिकॉइल वेलोसिटी तो करनी पड़ा है, ये क्या रिकॉइल वेलोसिटी आएगा प्लेटफॉर्म का? पीछे जो आ रहा है, जिस वेलोसिटी से आ रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? रिकॉइल वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक। अगली बार बालों में बैक लगा के आएंगे भाई, जम नहीं रहे हैं। चलो, तो भैया किस वेलोसिटी से पीछे आ रहा है? मान लो v' की वेलोसिटी से पीछे आ रहा है। ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, ठीक है भाई। तो अगर ये विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है अपने पास, तो जल्दी से बता दो क्या आंसर आ जाएगा। सबने निकाल भी लिया होगा, ठीक है, मुझे पता है तुम लोग। तेज तो हुई। v' की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल m इंटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। तो स्मॉल m कितना है? 20 किलो का इंसान है। कैपिटल V कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 30, ठीक है। ये हो जाएगा ना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, 20 प्लस 10 30। तो ये क्या? 10, एक जीरो से एक जीरो मरा, 2 मीटर पर सेकेंड इज आंसर, ठीक। समझ आया? तो ये वो अच्छी चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, नेसेसरी है, जरूरत, ठीक है। अब देखो कुछ और अच्छी बात बताता हूं आपको, और बढ़िया बात। जैसे कि सर क्या बढ़िया बात में एक चीज समझना, समझो एक ट्रॉली है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन तुम में से जवाब दे पाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने दे दिया समझो एकदम खतरनाक, ठीक है। जिन्होंने आंसर दे दिया वो एक कोने में जाकर नाच लेना बेटा, बढ़िया चीज का आंसर देने वाले हो तुम लोग, अगर तुमने सही सही आंसर दिया तो, ठीक। एक ट्रॉली है, वो पहले से v वेलोसिटी से चल रही थी और उसके ऊपर एक लड़का खड़ा। ऑलरेडी कैपिटल M मास की ट्रॉली है, स्मॉल m मास का लड़का। ट्रॉली प्लस लड़का, वही अपना निब्बा, दोनों जा रहे थे कितनी वेलोसिटी से? v की वेलोसिटी से। क्वेश्चन समझ आ रहा है? लड़का यानी कि निब्बा प्लस ट्रॉली दोनों v वेलोसिटी से जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, खड़ा हुआ अभी लड़का, ठीक है। एकदम से क्या होता है, ठीक है, एकदम से सडनली निब्बा स्टार्ट्स मूविंग ऑन ट्रॉली। निब्बा स्टार्ट्स मूविंग ऑन ट्रॉली विद वेलोसिटी u। एक चीज समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी। कभी आपको ऐसे दे रखा हो कि एक आदमी है, वो ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है और ऐसे लिख दिया जाए सडनली निब्बा स्टार्ट्स मूविंग ऑन ट्रॉली, तो बेसिकली ये मतलब पता है क्या बोल रहा है? कि ये एक तरह से जो आपने लिखा है ना सर, ये एक तरह से निब्बे की वेलोसिटी है लेकिन ट्रॉली की रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने क्या बोला? निब्बा स्टार्ट्स मूविंग ऑन ट्रॉली विद वेलोसिटी,
यानी आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, अपने को इसी लाइन से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं बेटा, जो जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर होते हैं उसमें बार बार मेंशन नहीं करते ये लोग कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तुम्हारे में तो यहां पर कर देता हूं, देखो पिछला क्वेश्चन देखो, यहां पे कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। वो लोग घंटा नहीं करते, वो लोग लिखते हैं द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बच्चों को खुद समझना होता है कि भैया विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, समझ लग रही बात। तो वैसे यहां पर सडनली निब्बा स्टार्ट्स मूविंग ऑन ट्रॉली विद वेलोसिटी u, ठीक है ना। एक तरह से ये जो u हो गया, एक तरह से क्या हो गया अपने पास, वेलोसिटी ऑफ निब्बा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक। देन the velocity of center of mass of the system में कौन कौन, निब्बा प्लस ट्रॉली, आपको बताना बेटा, ठीक है भैया। ऑप्शन दे दो आपको, ऑप्शन, चलो ऑप्शन दे दो। ए ऑप्शन v प्लस यू, बी ऑप्शन u अपॉन u प्लस v, सी ऑप्शन v अपॉन u माइनस v, डी ऑप्शन मान लो v ही। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन समझ आया। पहले क्या था, निब्बा और ट्रॉली दोनों एक साथ मूव कर रहे थे वी वेलोसिटी से, निब्बा खड़ा होता ट्रॉली पर, ठीक है ना। सडनली निब्बा स्टार्ट्स मूविंग ऑन ट्रॉली विद वेलोसिटी, यानी कि एक तरह से क्या है, एक तरह से ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। तो इस बार मैंने आपसे ट्रॉली की रफ्तार नहीं पूछी, मैंने किसकी रफ्तार पूछी है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करो 1 मिनट ट्राई करो, देखें कौन कर पाता है, ठीक है। देखो भाई, अब समझना मेरी बात को, हमें तो किसको देखना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम देखनी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में क्या है, निब्बा प्लस ट्रॉली। तो सबसे पहले एक चीज देखो, भागने से पहले देख लो, भागने से पहले देख लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, भागने से पहले देख लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी। तो भाई भागने से पहले तो भाई निब्बा रेस्ट पे था, और मतलब निब्बा रेस्ट पे था किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और ट्रॉली मूव करी थी, यानी कि अगर कोई भी इंसान जमीन से देख रहा होगा तो निब्बा और ट्रॉली दोनों किससे मूव कर रहे होंगे, वी वेलोसिटी से। खुद सोचो ना भाई, निब्बा ट्रॉली के ऊपर खड़ा है और ट्रॉली वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो कोई इंसान अगर जमीन से देखेगा तो उसको निब्बा और ट्रॉली दोनों ही वी वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई पड़ेंगे ना। अब खुद सोचो, अगर मैं बस में बैठा हूं, बस अगर 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो बाहर जो खिड़की के बाहर औरत खड़ी जो मुझे देख रही है, जो खिड़की के बाहर खड़ा हुआ आदमी जो मुझे देख रहा है, नहीं औरत जो देख रही है, उसके लिए जो बस है वो भी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और मैं भी किससे चल रहा हूं, 80 किलोमीटर पर आवर से तो चल रहा हूं, ठीक है। तो एक तरह से वो क्या बोलेगा कि भाई जो आदमी जमीन पे खड़ा है, जो ऑब्जर्वर जमीन पे खड़ा है, उसके लिए जो निब्बा है उसकी वेलोसिटी भी v है और ट्रॉली की वेलोसिटी भी v है। हाँ वो बात अलग है, जो निब्बा है वो किसके ऊपर खड़ा है, ट्रॉली के ऊपर, लेकिन निब्बा और ट्रॉली दोनों की वेलोसिटी क्या है, v है, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा हो। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इनिशियल वाली केस में देख लेते हैं, जब खड़े हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं हम लोग, जब निब्बा खड़ा है ट्रॉली को, ठीक है। तो भाई क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो भाई निब्बा भी क्या कर रहा है, v वेलोसिटी चल रहा है, ट्रॉली भी v वेलोसिटी चल रही है। तो भाई स्मॉल m इंटू v प्लस ट्रॉली भी कैपिटल M इंटू v अपॉन टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, v कॉमन निकाल लोगे तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, v ही आ जाएगा। अरे भाई साहब भाई इसमें से v कॉमन निकाल लो, v कॉमन निकाल लो ना भाई,
m प्लस एम और m प्लस एम कट जाएंगे। अरे वैसे भी सोचो भाई, अगर निब्बा और ट्रॉली दोनों v वेलोसिटी से चल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी तो ससुरा v वेलोसिटी से ही चलेगा, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या है, v है। अब क्या हुआ, सडनली निब्बा स्टार्ट्स मूविंग ऑन ट्रॉली विद वेलोसिटी u। अब सडनली क्या करता है, निब्बा को चढ़ी सना को दौड़ने लग पड़ता है ट्रॉली के ऊपर, कितनी वेलोसिटी से, u की वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगी। पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या थी, v थी, अब क्या होगी, दिमाग लगाओ बेटा। जब निब्बा दौड़ेगा तो उसके पैरों पर फ्रिक्शन समझो आगे की तरफ लग रहा है, ट्रॉली पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अब सेंटर ऑफ मास जब देख रहे हो सिस्टम को, उसमें निब्बा प्लस ट्रॉली है नहीं, अगर आप दोनों को देखोगे तो नेट फोर्स तो क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो एक चीज बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v थी, भले ही निब्बा दौड़ना शुरू कर देता है ट्रॉली के ऊपर, लेकिन नेट फोर्स तो सिस्टम की जीरो है। तो एक चीज बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी? खुद बताओ। अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं, अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से सीधा सीधा दौड़ते चला जा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज होगी? होगी क्या? नहीं होगी भाई। सिमिलरली अभी पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, जब निब्बा खड़ा हुआ v थी। जब निब्बा दौड़ने भी लगता है तब भी क्या होता है, अपने पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v ही रहती है। क्यों? कि जब वो दौड़ने भी लगेगा तो निब्बे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, आगे ट्रॉली के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, पीछे, दोनों को सिस्टम कंसीडर करूं तो नेट फोर्स जीरो होगी सिस्टम के ऊपर। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। समझ लग रही? यही चीज तो पिछली बार बताई थी। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है पहले, अगर सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट पे होता, ठीक है ना, और पार्टिकल्स मूव करने लग पड़ते हैं लेकिन उनकी नेट फोर्स जीरो होती थी, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता था। भाई सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे होता था, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे होता था, और मान लो पार्टिकल्स मूव भी कर रहे हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स मूव भी कर रहे हैं लेकिन उनकी नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो भाई जब नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास तो कोई नेट फोर्स लगी नहीं रही, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा। सिमिलरली यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास पहले v वेलोसिटी से मूव कर रहा था इनिशियली, और निब्बा भले दौड़ने भी लग पड़ता है, चीजें चलने भी लग पड़ती हैं, ठीक है ना, तब भी नेट फोर्स क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो बदलने वाली नहीं, तो v वेलोसिटी से ही आगे मूव करता रहेगा। इसमें कुछ भी अपने को दिमाग नहीं लगाना था इन ऑप्शंस में, सीधा आंसर क्या आ जाता था, v। कितनों का ये सही है, बहुत बढ़िया बात। जिन्होंने ये सही किया बहुत बढ़िया बात, अच्छा क्वेश्चन था। समझ लग रही बात? तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी, अगर सेंटर ऑफ मास के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, समझो कुछ भी, और आपस में सिस्टम के अंदर कुछ फेरबदल हो रही, पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मूव कर रहे हैं कि सिस्टम पर जो लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मेरे पे तो नेट फोर्स जीरो, मैं क्यों अपनी वेलोसिटी चेंज करूं भाई, क्यों चेंज करूं? ना सेंटर ऑफ मास अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, ना डायरेक्शन चेंज करेगा, ससुरा वैसे ही चलता रहेगा। समझ लग रही बात? तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपने को समझ आना चाहिए। तो ये चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट डाल के, इंपॉर्टेंट नोट, इफ नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स बोल लो, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग on the, if net external force acting on the system of particles, particles के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम में लिया था, कौन कौन से पार्टिकल थे, एक निब्बा पार्टिकल था, एक ये था, एक निब्बा पार्टिकल था, एक ट्रॉली पार्टिकल था सिस्टम में, तो कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं भाई। तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, then the momentum
मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नेवर चेंज। अब कहोगे सर अभी तो आपने बोला था वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, आपने क्या चेंज कर दिया, मोमेंटम बोल रहे हो। अबे पागलों, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास चेंज हो सकता है क्या? तो मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है? वेलोसिटी से। अगर मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या नहीं चेंज हो रही है? वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, ठीक है ना? विल नेवर चेंज, ठीक है। और मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और सिस्टम पर फोर्सेस लग रही हैं लेकिन उनका नेट क्या है? 0 है, तो सेंटर ऑफ मास ससुरा रेस्ट पर ही है। अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से और सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स अभी भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास ससुरा उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यानी उसी मोमेंटम से। समझ लग रही बात? उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी। इट इज क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं हम लोग कुछ लास्ट टॉपिक पर अपने आज के, ठीक है ना। एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन। भैया बम फूट रहा है, एम बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है ना, बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है ना। आप लोगों ने, जैसे मैंने आप बात करी थी, आप लोगों ने बम तो चलाए होंगे भाई बचपन में, अभी भी चलाते होंगे भाई छुप छुपा के। मैं भी चलाता हूँ छुप छुपा के, सब चलाते हैं छुप छुपा के, ठीक। तो भाई होता क्या अपने पास, आपके पास कोई भी बम हो, चाहे अपने पास सुतली बम हो, चाहे अपने पास बुलेट बम हो, चाहे अपने पास मुर्गा छाप हो, ठीक है, लक्ष्मी बम हो, जो मर्जी बम हो, उसके अंदर मसाला भरा होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसकी जो सुतली निकली होती है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे करके छीलते हो, ठीक है ना। कई लोग तो सीधे लगा देते हैं, ठीक है। मैं छीलने वाला हूं में से, क्योंकि 2-3 बार हाथ फट चुका है। अब छीलते हो, ठीक है ना, मसाला थोड़ा सा निकाल लेते हो, फिर उसके बाद ऐसे सुलगा देते हो, फिर दूर भागते हो, फिर बम फटता है। यही तो कार्यक्रम होता है, ठीक। अब बेसिकली अपने को इस पे नहीं जाना, अपने को जाना है मुद्दे की बात पे, कि जैसे अपने पास कोई भी बम है, ठीक है, ये बम, ये बम था अपने पास, ठीक है। अभी किस पे रखा हुआ है? रेस्ट पे। इस पे लगा दिया आपने आग, ऐसे, ठीक। तो भाई इसकी सुतली जल रही है, जैसे जाएगा और क्या करेगा? फटेगा, फटेगा ना भाई, फटे। अब मेरी बात समझना, ये जो बॉम्ब है ये पहले किस पे था? रेस्ट पे था। ये जो बॉम्ब है ये पहले किस पे था? रेस्ट पे था। समझो इसका जो भी मास होगा, समझो कैपिटल M kg का बॉम्ब है, ठीक है, कैपिटल M kg का बॉम्ब है, ठीक। ये रेस्ट पे था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा? 0 हो। इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल क्या होगी? 0 होगी। भाई पहले बॉम्ब किस पे था? रेस्ट पे, तो इसका इनिशियल मोमेंटम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों 0 होगी। अब जैसे आपने सुतली में लगाई आग, सुतली छचक छचक करके जली और एकदम से आके बॉम्ब फट गया। अब एक चीज बताओ, जब बॉम्ब फटा, जब फटा तो आपने जाके फोड़ा, हथौड़ा मार के फोड़ा क्या? आपने क्या ऊपर से कोई फोर्स लगाई थी क्या? अरे भाई जब बॉम्ब कैसे फटता, क्या आप हथौड़ा मार के फोड़ते हो जाके? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। या आप गोली मारते हो बॉम्ब में, ऐसा भी नहीं होता। यानी कि आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, आप बॉम्ब के ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। फिर सर बॉम्ब फटता कैसे? बेटा इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। जब आप क्या करते हो, सुतली में लगा देते हो आग, सुतली छत करके जलती है, तो अंदर भरा होता है बॉम्ब के मसाला, बारूद। क्या भरा होता है? बारूद, मसाला। तो जो बारूद फटता है, बारूद फटता है तो बारूद के अंदर इंटरनल फोर्सेस लग रही होती है, ठीक है। तो बारूद के अंदर आपस में कुछ कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है कि इंटरनल फोर्सेस लगती हैं और बॉम्ब फटता है। और बॉम्ब क्या करता है? फटता है। ये चीज क्लियर है कि ये चीज समझ लग रही है? तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब आपने बॉम्ब में लगाई आग, तो आग पहुंची जब अंदर, मसाले पे पहुंची, ठीक है ना, मसाला जला, इंटरनल फोर्सेस लगी और बॉम्ब फटा।
बॉम्ब फटा, और बॉम्ब फटने के बाद क्या हो गया, बॉम्ब के जितने भी चिथड़े हो गए वो इधर उधर भगते हैं, इधर उधर, कोई इधर भगता है, ठीक है ना, कोई इधर भगता है, कोई ऐसे भगता है, कोई ऐसे भगता है, कोई ये समझो चिथड़ा ऐसे भगता है, ठीक है ना, ये M1 मास का, ये M2 मास का, ये M3 मास, समझना मेरी बात को बड़ा, इतनी चीज क्लियर है क्या? अब एक चीज बताओ, ये किसी v1 वेलोसिटी से, v1 वेक्टर से, ये किसी v2 वेक्टर से भागता है, ये किसी v3 वेक्टर से भागता है। अब एक चीज बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपसे बोला कि जब बॉम्ब फट रहा था तो आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई नहीं, जो भी फोर्सेस लगी बॉम्ब के अंदरूनी में से लगी, इंटरनल फोर्सेस लगी। और मैंने आपको क्या बताया, मोमेंटम चेंज सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कर सकती है, इंटरनल फोर्स कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। लिख लो बड़ा बड़ा, इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के मोमेंटम को सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स। अब भैया बम तो पड़ा हुआ था, आपने बाहर जाके कुछ नहीं मारा, आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, बम फटा अपनी अंदरूनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इसका मतलब मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं है। अगर बम का पहले मोमेंटम क्या था, जीरो था, फटने से पहले जीरो था, तो फटने के बाद भी जो बॉम्ब का जो मोमेंटम होगा, नेट मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, जीरो। समझ लग रही बात? यानी कि इस केस में भी आप क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है क्या? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब भाई इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई, इनिशियल मोमेंटम तो बॉम्ब रेस्ट पे था, तो जीरो, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, अब भाई बॉम्ब के भले ही पार्ट हो गए हैं, लेकिन है तो ये सिस्टम के अंदर ही ना। सिस्टम क्या है, सिस्टम तो टोटल एम मास है ना, सिस्टम तो टोटल एम मास है, यानी टोटल बॉम्ब है। अब बॉम्ब फट गया है भाई, है तो वो सिस्टम के अंदर ही है ना, है तो सिस्टम ही, मैंने पूरे बॉम्ब को सिस्टम मान रखा ना। अब ये नहीं कि सर जब फट गया तो सिर्फ इन दोनों को सिस्टम ले लो, उसको हटा दो, नहीं बे, ये जब तीनों पार्टिकल एक साथ थे, जब रेस्ट पे थे, तब इसको सिस्टम माना था, तो अभी भी इसको ही सिस्टम मानो, तीनों को, ठीक है। तो जब बॉम्ब रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फटा तो पार्टिकल भागे इधर उधर, ठीक है ना। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे सिस्टम का, जब फट चुका है बॉम्ब, तो आ जाएगा अपने पास m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर। समझ आया? इस तरीके से लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कभी भी अपने पास बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले सवाल आए तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा, जब भी बॉम्ब फटेगा, तो बॉम्ब इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटता है, ना कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। इसलिए हम लोग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बहुत आसानी से लगा सकते हैं बॉम्ब के ऊपर। समझ लग रही बात? लेकिन सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, लेकिन जब बॉम्ब फटता है तो बॉम्ब के पास जो पार्टिकल्स हैं, जो चिथड़े हैं उसके इधर उधर भाग रहे हैं, उनके पास तो वेलोसिटी आ जाती है, उनके पास तो एनर्जी आ गई। सर ये कहां से आई बेटा? ये जो इंटरनल फोर्सेस, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरनल फोर्सेस के वर्क करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। समझ लग रही है बात? ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि पहले बॉम्ब क्या था, रेस्ट पे था, तो उसका मोमेंटम भी जीरो था और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। इतनी चीज क्लियर है? बॉम्ब फट गया इंटरनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है, तो मोमेंटम तो कंजर्व हो रहा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो के बराबर। ठीक, ये तो चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी? क्यों जीरो होगी भाई? क्यों जीरो होगी? क्योंकि जब इंटरनल फोर्सेस थी बॉम्ब के अंदर, उन्होंने कुछ वर्क किया होगा, इसीलिए जो चीथड़े हैं उनके पास क्या आ गई, जितने भी पार्टिकल्स हैं बॉम्ब के जो फटने के बाद पार्टिकल्स, उनके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ। समझ लग रही बात? तो आपसे पूछा जाए इसमें
इसमें पूछा जाता है कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, कितनी एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, तो आप क्या लिखोगे? क्या एनर्जी रिलीज हुई? इसको क्यू से लिखते हैं, क्या एनर्जी रिलीज हुई होगी? तो बेटा जो इंटरनल फोर्सेस थी बम की, यानी कि बारूद वगैरह, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहां गई? वो ये जो इसके जो बॉम्ब के पार्टिकल्स हैं, M1 M2 M3, इनकी काइनेटिक एनर्जी में गई। कहां गई? इनकी काइनेटिक एनर्जी में गई। दिमाग में डाल लो, अगर आपसे बोले कि अगर कोई एक बॉम्ब है वो फटता है तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी जितनी इन सब की क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, समझ लग रही है बात? तो क्या हो जाएगा अपने पास? काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 मास हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर। तो जितने भी पार्टिकल्स निकलते हैं बॉम्ब के फटने के बाद, उन सबकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाती है? एनर्जी रिलीज जाती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि क्या आपने ध्यान में रखनी है कि जब बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, इन केस ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन, इन केस ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन, पॉइंट लिख लो, एक्सप्लोजन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व्ड क्यों? बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, सारी इंटरनल फोर्सेज होती हैं, और इंटरनल फोर्सेज मोमेंटम को चेंज नहीं करती। बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं बैठ रहा तो कोई इलाज नहीं, अब भी नहीं बैठ रहा कोई इलाज नहीं तुम्हारा, रहने दो, जिससे मर्जी पढ़ लो, तुम गधे ही रहोगे जिंदगी भर। ठीक है, दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो बाद की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती? जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इनके पार्टिकल्स के पास कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, इज नॉट कंजर्व्ड। क्यों नहीं कंजर्व्ड है भाई? क्योंकि भैया इंटरनल फोर्सेस में कुछ वर्क किया, उसकी वजह से क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी आ गई। बिकॉज इंटरनल फोर्सेस डिड सम वर्क, कुछ वर्क किया, दैट चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी में चली। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है, जो कि आपको दिमाग में रखना। अब करते हैं क्वेश्चन। इतना ही था कॉन्सेप्ट में, जल्दी जल्दी उड़ाओ, आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपसे पूछूं पहले मैं चलो एक चीज मैं आपसे पूछूं, एक चीज मेरी तरफ से, इतना तो चलो समझ आएगी आपको कि समझो एक बॉम्ब है यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉम्ब है यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, M मास का बॉम्ब है, समझे मेरी बात? M मास का बॉम्ब है अपने पास और रखा हुआ है ये ऐसे रेस्ट पे, रेस्ट पे। तो भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पे इसकी एकदम, ठीक है, यहां पर इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? यहां पे क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब मान लो अगर बॉम्ब फटता है, बॉम्ब फटता है, बॉम्ब फटता है, कुछ पार्टिकल इधर जाता है, कुछ पार्टिकल इधर जाता है, दो ही पार्टिकल समझ निकलते हैं, M1 और M2। ठीक, M1 और M2, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है। ठीक है, ये V2 से जाता है, ये V1 से जाता है। इतनी चीज क्लियर है कि बॉम्ब फटता है, बॉम्ब फटता है, एक पार्टिकल इधर जाता है, एक पार्टिकल इधर जाता है। आपसे पूछा जा रहा है क्या सेंटर ऑफ मास अपनी जगह चेंज करेगा? क्या सेंटर ऑफ मास अपनी जगह चेंज करेगा? दिमाग से सोचो ढंग से। बॉम्ब रखा हुआ था, फटा, क्या सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज करेगा? खुद सोचो। पहले बॉम्ब रेस्ट पे रखा हुआ था, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे। बॉम्ब फटा तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा, ना कि एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मैंने क्या बोला? अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है
और कोई भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, यानी सेंटर ऑफ मास उसी जगह रहेगा। बेटा बॉम्ब फट भी जाए ना, ये बॉम्ब फट जाए, अभी तो मैंने अलग से दिखाया है, ये मैंने क्या बॉम्ब यहां पे दिखाया, फटना यहां पे दिखाया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, यहीं पे दिखाऊं, चलो ये बॉम्ब ऐसे रखा होता और ये फटता, ये वाला पार्टिकल थोड़ा इधर जाता, ठीक है ना, और ये वाला पार्टिकल ऐसे जाता, मतलब कुछ ऐसे जाता, ठीक है ना, ये v1 वेलोसिटी से m1 मास, ये m2 मास, ठीक है ना, ये बॉम्ब रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसका सेंटर मास भी रेस्ट पे, बॉम्ब फटता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटता, एक्सटर्नल फोर्स लगती नहीं, तो ठीक है, m1 मास इधर जाता, m2 मास इधर जाता, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां रहता है? बेटा सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहता है, पड़ा रह जाता। अब वो सर हमें तो दिखता नहीं है सेंटर ऑफ मास, पर गधेड़ों सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है स्पेस में जहां पर हम लोग मानते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड है। कई बच्चों के दिमाग में है, मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन में, तो मैंने बताया था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो कहते सर हम तो जब बॉम्ब चलाते हैं, बॉम्ब फूट जाता है तो उसके चिथड़े उधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन हमें तो सेंटर ऑफ मास जमीन पर पड़ा हुआ नहीं मिलता। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है स्पेस में जहां पर हम लोग मानते हैं पूरी की पूरी बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। तो आपको जमीन पर कहीं पड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, एक रिंग होती है, तुम्हें क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे दिखाई पड़ रहा होता है क्या? सेंटर पे। इसीलिए समझ में आने वाली बात यह है कि अगर अपने पास एक बॉम्ब है, वो रेस्ट पे रखा हुआ, फटता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, ठीक है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा, यहां पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरी चीज, अब एक चीज बताना मुझे और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बॉम्ब है अपने पास, ठीक है, ये बॉम्ब है, ये रेस्ट पे था, ठीक है, रेस्ट पे था, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। इसका इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि जब फटेगा तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0। तो ये क्या ऐसे फट सकता है? ऐसे फट सकता है क्या? ऐसे जा सकता है ये बॉम्ब, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये v2 है, ये v। बताना दूसरा पॉइंट, क्या ये ऐसे जा सकता है? ये बॉम्ब है अपने पास, रेस्ट, इनिशियल मोमेंटम 0, ये फटा, फटने के बाद क्या है? एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है v2 से m1, और एक जा रहा है ऐसे v1 से, इसको m2 ले लेते हैं, इसको m, ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक के साथ समझ में आएगा बेटा, अगर फील कर पा रहे हो तो, वरना तो बेटा तुम वही ठन गोपाल। तो देखो बेटा, ये रेस्ट पे है बॉम्ब, इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। अपने को पता है फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए भाई, बॉम्ब फटा है, ठीक है। एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है फटने के बाद, और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है फटने के बाद, ये v1 है, ये v2 है, ये m1 है, ये m2 है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? कौन सा वाला इसमें से सही है? पहला, दूसरा, तीसरे में से कौन सा वाला सही हो सकता है बॉम्ब एक्सप्लोजन के लिए? एक चीज बताओ, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए सिस्टम का? 0। सिस्टम क्या है? पूरा पूरा बॉम्ब। तो भाई जब ये फटा तो यही तो सिस्टम है। अब एक चीज बताओ, इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो? इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर। इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? इसकी वेलोसिटी। तो नेट मोमेंटम क्या होगा? रिजल्टेंट। नेट मोमेंटम कुछ आ गया ना, नेट मोमेंटम कुछ आ गया, तो नेट मोमेंटम क्या 0 है क्या इसका? नहीं है भाई। तो इस तरीके से बम नहीं फटेगा, यानी कि जो दो पार्टिकल हैं वो ऐसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है। अगर कोई भी बॉम्ब क्या करेगा, एक्सप्लोड होगा, तो अगर उसमें से सिर्फ 2 पार्टिकल निकल रहे हैं, सिर्फ 2 पार्टिकल, तो वो ऐसे परपेंडिकुलरली तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ नेट मोमेंटम आ जाएगा, और मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। दूसरा बताओ, ये बॉम्ब है रेस्ट पर, ठीक है, अगर ये फटता है तो एक पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है भाई, ठीक है, एक पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, पूरा सिस्टम मान रहा है, और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसका मोमेंटम कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट कर लूंगा, ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट कर लूं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो बताओ क्या इस केस में भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या? मान लेते हैं ससुरा, मान लेते हैं कि ये जो v1 वेलोसिटी है उसका ये वाला कंपोनेंट इसको काट भी दे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट भी जाए मोमेंटम के, लेकिन एक वर्टिकल वाला तो आ ही गया, तो इसका मतलब नेट मोमेंटम रह गया।
बेटा मैंने क्या बोला, ये बॉम्ब फटा तो एक पार्टिकल ऐसे चला गया और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल जो ऐसे जा रहा है तो इसका मोमेंटम तो चलो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है ना बेटा। इसी डायरेक्शन में क्या, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब मेरे को क्या करना है, नेट मोमेंटम देखना है कि जीरो है कि नहीं। तो इसके कंपोनेंट कर लो, एक ये आ गया एक ये आ गया, ये वाला ऊपर ये वाला ऐसे। मान लेते हैं अगर इसने इसको काट भी दिया, कुछ तो रह गया ऊपर, तो इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं। फिर कौन सा केस पॉसिबल है भाई, देखो फिगर ज्यादा खिचड़ी पिचड़ी होगी, ठीक है, थोड़ी साफ फिगर बना देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, मुद्दे की बात यही है। ये वाला अपने पास बॉम्ब किस पे था, रेस्ट पे था, बॉम्ब फटा, दो पार्ट्स हुए, एक गया उधर एक गया इधर, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या मोमेंटम जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में। क्या पता m2 v2 जितना पॉजिटिव हो उतना ही m1 v1 नेगेटिव हो, तो m2 v2 माइनस m1 v1 क्या हो जाए, अपने पास जीरो आ जाए, हो सकता है भाई। तो जब भी बॉम्ब फटेगा तो अगर एक पोर्शन इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जाएगा, जब भी दो पार्टिकल्स में फटेगा। तो एक इधर जा रहा है तो एक कैंसिल आउट हो सकते हैं ना भाई, इसका मोमेंटम कैंसिल आउट हो सकता है, m2 v2 m1 v1 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये वाला केस पॉसिबल है, समझ लग रही है बात, ठीक है। तो अपने को ये इतनी चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ शेल एक्सप्लोड्स एंड मेनी पीसेस फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक शेल है समझो बॉम्ब की तरह ही, फटता है और जो मेनी पीसेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, भागते हैं, फ्लाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। जब कोई भी बॉम्ब फटता है तो कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, नहीं सर जी काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने देखा कंजर्व नहीं रहती। मोमेंटम कंजर्व होता है, बिल्कुल, नीदर मोमेंटम नॉर काइनेटिक, ये भी गलत ऑप्शन, मोमेंटम एंड काइनेटिक गलत। चलो, अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी, एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही थी, समझो कोई बॉडी है ऐसे गिर रही थी, ठीक है, इस तरीके से, ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस, ठीक है ना, समझो टूट जाती है दो मासेस में, एक समझो m1 मास और एक समझो m2 मास, ठीक है। द सेंटर ऑफ ना टू पार्ट्स टुगेदर, जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, मतलब पहले भी सेंटर, जब अकेली बॉडी थी समझो m मास की बॉडी थी, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यहां पर था, ठीक है ना। जब बॉडी क्या कर रही थी, नीचे आ रही थी, चले आ रही थी एकदम, ठीक है, चले आ रही थी ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास भी एकदम धंधनाता वो नीचे चले आ रहा था, कि नहीं आ रहा था, ऐसे सीधे एकदम नीचे चले आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर आगे बॉडी क्या करी, फट गई, एक m1 और एक m2 में, अनइक्वल मासेस, कोई भी एक बड़ा मान लो, समझो m2 बड़ा मान लेते हैं, m2 क्या है, बड़ा है m1 से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है शिफ्ट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स हैवियर पीस। अभी देखो, अभी जब बॉडी क्या कर रही थी, नीचे आ रही थी ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ रहा था, लेकिन एकदम से बॉडी फट गई, बड़ा मास इधर चला गया, छोटा मास इधर चला गया, तो क्या सेंटर ऑफ मास जो पहले नीचे आ रहा था वो क्या बड़े मास की तरफ चला जाएगा, या सेंटर ऑफ मास जो ऐसे आ रहा था इधर भाग जाएगा? सबसे पहला सवाल ऐसा होगा, शिफ्ट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लाइटर पीस, या लाइटर पीस की तरफ आ जाएगा। पहले सेंटर ऑफ मास सीधे सीधे नीचे आ रहा था, क्या वो उधर भाग जाएगा या लाइटर पीस की तरफ आएगा? डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं करेगा। शिफ्ट हॉरिजॉन्टली इफ इनिशियल स्पीड इज जीरो, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करता अगर इनिशियल स्पीड क्या होती, जीरो। देखो बेटा एक चीज समझना, बॉम्ब ही समझ लो, एक बॉम्ब है, बॉम्ब नीचे गिर रहा है, पहले नीचे गिर रहा है, तो बॉम्ब जब नीचे जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी एकदम नीचे जा रहा होगा, ठीक है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे एकदम से बॉम्ब फटता है, एक मास इधर गया एक मास इधर गया, ठीक है, भले ही इधर हैवियर गया इधर लाइटर गया, लेकिन जब बॉम्ब फटा होगा, जब बॉम्ब फटा होगा तो उसके ऊपर बाहर से आपने तो कोई ऐसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं मारी, कोई फोर्स नहीं मारी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं मारी, जो भी हुआ इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ, जो भी हुआ इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाहर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, बाहर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉम्ब के ऊपर नहीं लगी, ठीक है ना। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास
जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। नहीं समझ आया? देखो एक चीज बताओ, मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, मेरे ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है। अगर मैं सामने की तरफ दौड़ रहा हूं तुम्हारी तरफ, ठीक है ना, मेरे ऊपर इधर से भी फोर्स लग रही, इधर से भी फोर्स लग रही, इधर से भी फोर्स लग रही, सारी फोर्सेज लग रही है, लेकिन सबका नेट क्या हो गया? 0। तो मैं सीधे ही चलता रहूंगा ना भाई, ठीक है ना। सिमिलरली एक बॉम्ब गिर रहा था तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ रहा था। अब बॉम्ब फटा, अब बॉम्ब फटा किसकी वजह से? इंटरनल फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगी तो सेंटर ऑफ मास को डेविएट करने के लिए, उसकी दिशा को चेंज करने के लिए कोई कुछ होगा ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास सीधा सीधा एकदम नीचे आएगा, एकदम सीधा 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 सीधा। कई बच्चों को लगता है सर सेंटर ऑफ मास उधर जाना चाहिए जिधर हैवियर मास है। बेटा ये कंसेप्ट अलग है। बेटा यहां पर जो सेंटर ऑफ मास एकदम सीधा सीधा रहेगा, होगा क्या कि ये जो हैवियर मास है, ये सेंटर मास देखो, अगर बॉम्ब नीचे जा रहा था तो सेंटर मास भी नीचे जा रहा था, और फट भी जाएगा तो भी सेंटर मास एकदम नीचे जाता रहेगा, एकदम सीधा नीचे जाता रहेगा। आपको सर हैवियर मास की तरफ जाना चाहिए, नहीं बेटा, होता क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास और जो हैवियर मास के बीच का डिस्टेंस समझो R2 है, और सेंटर ऑफ मास और लाइटर मास के बीच का डिस्टेंस R1 है, तो होगा क्या बस कि जो सेंटर ऑफ मास जो हैवियर मास है उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा। ये नहीं कि सेंटर ऑफ मास कहेगा मैं तो हैवियर मास की तरफ दौड़ के चलाना, बक, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप लोगों ने जो चीज पढ़ी है कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर मास के पास होता है, तो हैवियर मास के पास का मतलब ये नहीं होता कि हैवियर मास के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के जा रहा है। बेटा वो हैवियर मास अपने आप को इस हिसाब से रखता है, ठीक है ना, हैवियर मास अपने आप को इस हिसाब से रखता है कि सेंटर ऑफ मास उसके आसपास रहे। समझ लग रही है बात? तो यहां पर बॉडी क्या है, नीचे गिर रही थी, सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ रहा था, फटी, सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में कोई चीज नहीं आई, वो सीधे सीधे नीचे आ रहा है, ठीक है ना। दो पार्ट हुए, एक M1 एक M2, ठीक है ना, एक M1 एंड एक M2। हाँ, M2 जो M2 है, जो हैवियर मास है, वो सेंटर ऑफ मास के हमेशा पास पास रहेगा। जब सेंटर मास नीचे भी जा रहा होगा तो जो M2 वाला होगा ज्यादा पास होगा, और भले हैवियर वाला दूर चला गया होगा, फिर बाद में भी M2 वाला ज्यादा पास में होगा, हैवियर लाइटर वाला और दूर चला गया होगा। समझ लग रही बात? तो याद रखना, बॉल गिरी, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, फटा, हैवियर वाला मास सेंटर ऑफ मास के पास में रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट देखो, अ शेल फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ एक्सप्लोड समवेयर इन इट्स फ्लाइट। एक शेल है, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, समझो एक ये है अपने पास बॉम्ब है, ठीक है, आपने इस बॉम्ब को फेंक दिया, ठीक है, ऐसे, और वो ऐसे करके पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, और मान लो कहीं फट जाता, जाके यहां पे जाके फट जाता है, ठीक है, फट जाता है, एक्सप्लोड समवेयर इन इट्स फ्लाइट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेगमेंट्स विल मूव इन। जो सेंटर ऑफ मास है, यहां पे जाके बॉम्ब फट जाता है कहीं, समझो ऐसे दो टुकड़ों में हो जाता है, एक टुकड़ा ऐसे चला जाता है और एक टुकड़ा समझो ऐसे चला जाता है, एक इधर गिर जाता है और एक समझो इधर गिर जाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकल डायरेक्शन में चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, या सेम पैराबोलिक पाथ। समझना मेरी बात को? अभी सेंटर ऑफ मास यहां पर है, अब जैसे जैसे अभी पहले बॉम्ब जा रहा था वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है, देखो पैराबोलिक पाथ में जा रहा है सेंटर ऑफ मास, ये देखो सेंटर ऑफ मास, ये भी सेंटर ऑफ मास, बॉम्ब के साथ साथ पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, यहां तक पैराबोलिक पाथ में था। लेकिन जब बॉम्ब फटा होगा तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी उसके ऊपर, तो इसका मतलब अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है तो आपने सेंटर ऑफ मास के पाथ को डेविएट नहीं किया, वो जैसे था वैसे ही चलता रहेगा। समझ लग रही बात? तो सेंटर ऑफ मास अपने इसी पाथ को कंटिन्यू करेगा, सेंटर मास यहां पे आके गिरेगा। समझ लग रही बात? और जो हैवियर मास होगा, समझो ये M2 है, ये M1 है, तो M2 वाला थोड़ा पास में गिरेगा सेंटर ऑफ मास के, और M1 वाला थोड़ा सा लाइटर वाला दूर गिरेगा। तो आपकी वाली बात भी रख ली मैंने कि भैया जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हैवियर मास के पास में होता है। समझ लग रही बात? कंसेप्ट क्लियर करो अपने। चलो, तो क्या करेगा? सेम पैराबोलिक पाथ ही फॉलो
अब क्वेश्चन देखो, अ शेल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, एक कोई शेल है या बोलो बॉम्ब है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ब्रेक्स अप सडनली इनटू टू पीसेस, दो पीस में टूट गया, दो पीस में टूटा है, द पार्ट हैविंग मास m/3 रिमेन स्टेशनरी, एक कोई पार्ट है ये दो पीस में टूट गया, एक समझो m/3 का है, ये स्टेशनरी हो गया, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट विल बी, तो जो दूसरा पार्ट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो दूसरा पार्ट बना लेते हैं भाई, ये दूसरा पार्ट बना लेते हैं भाई। अब भाई एक पार्ट का मास अगर m/3 तो दूसरे पार्ट का मास कितना होगा 2m/3, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी, समझो v' वेलोसिटी। इतनी चीज क्लियर है कि? अब एक चीज बताओ, इनिशियली जो बॉम्ब था उसका मोमेंटम 0 था क्या? नहीं था। इनिशियली बॉम्ब का मोमेंटम 0 नहीं था, क्या था? कुछ था भाई, बॉम्ब चल रहा था ना v वेलोसिटी से, तो इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या है इसका? तो 0 हो गया भाई, m/3 इंटू 0, m/3 इंटू 0 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2m/3 इंटू v। तो भाई फाइनल मोमेंटम क्या आ गया 2m/3 इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम ये। अब बॉम्ब फटता है तो मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, तो m इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या आ गया 2m/3 इंटू वी, तो m से m कट गया, तो आंसर कितना आ गया? अच्छा ये v डैश है, तो v डैश, ये v डैश, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 v। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा क्या बोला मैंने। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, नहीं देखो, अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट पे रखा हुआ था, यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या था 0 था। ठीक है, एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस ऑफ मासेस 18 kg एंड 12 kg, दो पीसेस में एक्सप्लोड करता है। ठीक है ना, एक कितने का होता है, एक 18 kg का है और एक कितने में टूटता है 12 kg में। ये फटता है, दो में फटता है, एक इधर भागता होगा तो इधर ही भागा होगा। ठीक है ना, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड। 18 kg वाले की वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या बोला था, जब कोई एक बॉम्ब दो पीसेस में टूटता है तो दोनों पीसेस अपोजिट ही जाएंगे। अगर कोई एक बॉम्ब रेस्ट पे रखा हुआ है, अगर वो फटेगा तो दोनों पीसेस अपोजिट ही जाएंगे, तभी तो मोमेंटम 0 हो सकता है। क्योंकि रेस्ट पे रखा है तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो बाद में फाइनल मोमेंटम भी तो क्या करना है 0 करना ना, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर एक इधर गया तो एक इधर जाएगा, समझो किसी वेलोसिटी v डैश से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो एक चीज बताओ, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा 0 होगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये इधर गया है, ये वाला मास इधर गया है, तो जाएगा 18 इंटू 6, इस वाले का हो गया, और इस वाले का क्या हो जाएगा अपने पास, इस वाले का हो जाएगा अपने पास -12 इंटू वी डैश, तो हो जाएगा 18 इंटू 6/12 इज इक्वल टू वी डैश, तो ये आ जाएगा 9। तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो अपने पास 12 kg वाला है वो कितने से दौड़ रहा होगा 9 मीटर पर सेकेंड से 12 kg वाला दौड़ा होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास कितना है, मास कितना है 12 है, इंटू 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 6 9 9 81, 81 इंटू 6 8 6 48 486, तो आंसर कितना आ जाएगा 486। इसको बेटा एक तरीके से और कर सकते थे, एक तरीके से और कर सकते थे। ठीक है ना, एक ट्रिक डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई। ट्रिक क्या भाई, ट्रिक क्या है, अपने को पता है ये जो बॉम्ब है जो पहले रेस्ट पे था ये फटा है, इसका 12 kg वाला इधर गया है और 18 kg वाला इधर गया है। ठीक है ना, 18 kg वाला गया है कितने से, ये गया है 6 मीटर पर सेकेंड से, 6 मीटर पर सेकेंड से। अपने को पता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो जो फाइनल मोमेंटम है, जो फाइनल मोमेंटम है
वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अब खुद सोचो, अगर फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा तो अगर 18 kg वाला 6 मीटर पर सेकंड से इधर गया तो 12 kg वाला किसी वेलोसिटी v से इधर गया हो, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। और वो जीरो कैसे हो सकता है, जब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम हो जाए। तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तभी तो नेट जीरो हो सकता है। इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तभी तो नेट जीरो हो सकता है, तभी तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फटने के बाद भी बॉम्ब का फाइनल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। अगर ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है तो इस वाले पार्टिकल को इधर जाना पड़ेगा, यानी कि जो इसका मोमेंटम होगा वो इसका मोमेंटम होगा। यानी इस वाले पार्टिकल का यानी कि मोमेंटम ऑफ 12 kg कितना होता, ये कितना होता, उतना ही होता जो मोमेंटम ऑफ क्या होता, 18 kg होता। यही होता ना वैल्यू वाइज, वैल्यू वाइज, ठीक है ना, वैल्यू तो दोनों की सेम ही होती। अब मोमेंटम ऑफ 18 kg कितना है, लिख सकते हो, ये तो कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी 18 इंटू 6। अब बताओ, हमको तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी 12 kg की वाली, तो 12 kg की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो p स्क्वायर बाय 2m, 2 इंटू मास, मास कितना है भाई, ये फॉर्मूला भी तो होता है ना काइनेटिक एनर्जी का, p स्क्वायर बाय 2m। बेटा ये अच्छा कंसेप्ट है, सबके चमकने वाला नहीं है, ठीक है ना, बुद्धि नहीं होगी नहीं चमकेगा, क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो जो तेज बच्चे उनके चमक जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m। किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे, 12 kg वाले की, तो p स्क्वायर बाय 2m यानी कि 12 लिख दोगे यहां पर, p का स्क्वायर, p किसका, 12 kg वाले का, तो मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो 12 kg वाले के मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, ठीक है ना। अब 12 kg वाले का मोमेंटम वही है जो 18 kg का है, वो कितना है, 18 इंटू 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। आप देखोगे यहां से आंसर करोगे कितना आएगा, 486 ही आएगा, सेम आंसर ही आएगा 486 जूल। समझ आया, ठीक है। तो ये चीजें अपने को समझ आनी चाहिए भाई, क्या चल रहा है। चल लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, सभा समाप्त करते हैं आज की, मना तुम लोग चलाया सर बहुत लंबी होगी वीडियो। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। अ पार्टिकल ऑफ मास 4m, 4m का पार्टिकल है, ठीक है, 4m मास का पार्टिकल है, एट रेस्ट, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन, खुद टूट जाता है इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। इस बार दो में नहीं टूटता। अगर कुछ सोचा, अगर कोई भी चीज दो में टूटेगी तो अगर एक इधर गया तो दूसरा इधर ही जाएगा। अगर कोई चीज रेस्ट में होती, कोई बॉम्ब रेस्ट में है तो अगर वो फटेगा तो अगर एक चीज इधर गई तो दूसरे को इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फटने के बाद भी एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, तभी मोमेंटम जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब कितने में फट रहा है, 3 में। कितने में टूट रहा है, 3 में। कितने में टूट रहा है, 3 में। 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction, यानी कि जब ये फटा तो दो मासेस m और m, ठीक है, m और m कैसे मूव कर गए, एक ऐसे चला गया v वेलोसिटी से, एक ऐसे चला गया v वेलोसिटी से। समझ लग रही बात। 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular, ये जब फटा तो m और m ऐसे चले गए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं भाई, ठीक। विद v स्पीड ईच, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अपन से पूछा एनर्जी रिलीज क्या होगा। मैंने आपसे क्या बताया था कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस में जाती है, जितने भी पार्टिकल्स फटके निकलते हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी में जाती है, जितने भी पार्टिकल्स फटके निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में। अब दो पार्टिकल्स को पता है, एक m एक m, उनकी स्पीड भी पता है, लेकिन तीसरे पार्टिकल की स्पीड अभी पता नहीं है। तो तीसरे पार्टिकल का मास कितना होगा, अगर ये m ये m, टोटल मास कितना था 4m, तो जो तीसरा वाला पार्टिकल होगा उसका मास कितना होगा भाई, 2m होगा, ठीक है। अब वो जाएगा किधर, कुछ सोचो, जाएगा किधर बेटा, किधर जाएगा बताओ। जो 2m वाला पार्टिकल होगा वो जाएगा किधर। एक चीज देखना, कंसेप्चुअल बात है भाई। पहले बॉम्ब रेस्ट पे था, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि ये जो आए इसका भी नेट मोमेंटम क्या हो, जीरो। यानी कि ये तो चल रहा है इधर, ये जा रहा है इधर,
और ये किधर जाएगा, ये इधर आएगा बेटा, किसी वेलोसिटी v डैश है। क्यों क्यों? क्योंकि बेटा इसका मोमेंटम किधर होगा, इस डायरेक्शन में, m इंटू वी। इसका मोमेंटम किधर होगा, इस डायरेक्शन में, m इंटू वी। इसका मोमेंटम किधर होगा, इस डायरेक्शन में, m इंटू वी। तो दोनों का नेट क्या होगा? अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना। और दो सेम वेक्टर का जो नेट होता है, अगर दो सेम वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, अगर दो सेम वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो सेम वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे एक F फोर्स ऐसे लग रही है, एक F फोर्स ऐसे लग रही है, F फोर्स एक ऐसे लग रही है, F फोर्स एक ऐसे लग रही है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, √2f आता है। ठीक है ना। दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, √2f। ठीक है। सिमिलरली अगर अपने पास ये वाला मास v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला मास v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, mv इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम क्या हो गया, mv ऊपर की तरफ। तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, √2mv। अरे इतना ही तो हो जाएगा, इन दोनों का जो नेट मोमेंटम हो जाएगा √2mv। तो ये वाले पार्टिकल को इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, ताकि ये और ये कैंसल आउट हो जाके नेट मोमेंटम क्या कर दे, जीरो कर दे। समझ लगी बात भाई? ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है ऊपर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है √2mv। तो अगर तीसरा वाला अगर इधर 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 और कहीं भाग जाता तो नेट मोमेंटम जीरो नहीं होता। तो तीसरे वाले को किधर भागना पड़ेगा, इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी कि v डैश इधर आएगा। समझ आया? ठीक है ना। तो भाई इन दोनों का जो नेट मोमेंटम आया वो कितना आया, √2mv। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो तीसरे वाले को इधर भागना पड़ेगा v डैश से, और कितने मोमेंटम से, √2mv के से, तभी तो √2mv कटेगा। तो 2m इंटू वी डैश इज इक्वल टू √2mv। समझ आया? mv √2mv। तो इसको जाना पड़ेगा v डैश से इधर, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2m इंटू वी डैश, और वो किसके बराबर होगा, √2mv, तभी तो कट के नेट जीरो आएगा। तो 2mv डैश इक्वल टू √2mv, तो m से m कट गया, तो भैया v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, v/√2। समझ आया? v डैश की वैल्यू कितनी है, v/√2। हमें v डैश थोड़ी ना फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो जाएगी, Q। ये हो जाएगी सबकी काइनेटिक एनर्जी का एडिशन। इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। दूसरे वाले की कितनी है, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, और जो भागा था इधर हाफ 2m इंटू वी डैश का स्क्वायर। ठीक है ना। तो हाफ, अब वी डैश कितना निकाला, वी डैश निकाला v/√2, v/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साफ साफ लिख जा भाई। और ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ mv स्क्वायर mv स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, हो जाएगा v²/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा mv है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 mv स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कैसे किया। तो ये था अपना आज का आखिरी सवाल। ठीक है ना। तो बॉम्ब भी खत्म हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोजन भी खत्म हो गया। तो आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान में क्या क्या रखनी है कि अगर तो, जल्दी से एक मैं को क्विक रीजन दे देता हूं, अगर तो अपने पास किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाली नेट फोर्सेस जीरो है, तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। भले इंटरनल फोर्सेस, लेकिन इंटरनल फोर्सेस से मोमेंटम चेंज नहीं होता। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हम लोगों ने सवाल कर लिया। मजल वेलोसिटी वाला भी आपको ध्यान में रखना। मजल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन होती है। ठीक है ना, वाली चीज भी ध्यान में रखनी है। फिर लास्ट में मैंने बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले कराए। बॉम्ब एक्सप्लोजन मैंने काफी बातें करी कि अगर तो अपने पास कोई बॉम्ब रेस्ट पर है और अगर वो फटता है, अगर कोई बॉम्ब रेस्ट पे तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो, अगर वो फटता है तो उसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, इंटरनल फोर्सेस की वजह से बॉम्ब फटा है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी जब बॉम्ब रेस्ट पे रखा होता, जब फटा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो कि हम लोगों ने एक तरह से एनर्जी रिलीज में भी जाती है वो। ठीक है, और हम लोगों ने क्या बात करी कि अगर कोई बॉम्ब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, समझो ऐसे पैराबोलिक पाथ ले रहा है, अगर बीच में फटता है तो उसका सेंटर ऑफ मास है वो भी किस में जाएगा, पैराबोलिक पाथ में ही कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि जब बॉम्ब फटा तो इंटरनल फोर्सेस की वजह
फटा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी तो सेंटर ऑफ मास जिस रास्ते पे चल रहा था उसी रास्ते पे चलता रहेगा। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है आज के लेक्चर की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजन को उठाएंगे और एकदम तार तार कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।